तुम्हारे जो दोस्त है वो कहाँ चले गए? अच्छा, दो यहाँ रह गए। ठीक। चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्लास लगाने में हम थोड़ा सा लेट हो गए। स्टार्ट करते हैं जी आज के प्रोग्राम को। ऑनलाइन में बच्चे जरा कंफर्म करें, आवाज वगैरह सब सही चल रही है भाई? अब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। जैसे तेरे दोस्त चले गए, जम के थोड़े से दिन और मेहनत कर और तू जाएगा नौकरी लेके। एक स्टेज तो आगे पहुंच गया। और बढ़िया खुशी की बात है कि कल रिजल्ट आया एसएससी का, तो बच्चों के जो यहाँ बैठ के पढ़ा भी करते थे, बड़े अच्छे सिलेक्शन है। बूस्टर वाले से बहुत रहे, रैंकर्स वाले से बहुत आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि रैंक 1 शायद बनेगा, जिस हिसाब से रिजल्ट रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले देखो, आप लोगों को ये बता दूं कि मैं इस बार 2 सब्जेक्ट को पैरेलल लेकर चलूंगा। रही ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के बाद, आपके पास जो भी किताब है उससे आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है भाई। बहुत सारी जगह ये होता है कि इससे नहीं करना, उससे नहीं करना। यार किताब से तो टीचर भी पढ़ता है। मेरे पास भी जितने मार्केट में राइटर है ना, सबकी ऑब्जेक्टिव किताब मेरे पास भी है। तो हम लोग भी कहाँ से पढ़ेंगे? हम ये थोड़ा ही बोलते हैं टीचर जो बोलता है वो गलत है। हम ये थोड़ा ही कहते हैं कि हम जेपी गुप्ता जी से ज्यादा बड़े ज्ञानी हैं। अगर किसी ने किताब लिखी है मतलब तो रेफरेंस बुक को ही तो पढ़ के टीचर बने हैं। तो जब हम लोग स्टूडेंट थे तब भी रही वीके मेहता जी, गुप्ता जी, टाटा मैगरा हिल की किताब, राजपूत जी की किताब। अब बंद हो गया पब्लिकेशन। उस समय बड़ा फेमस था गलगोटिया पब्लिकेशन, जो ये यूनिवर्सिटी में भी कांड हुआ। पहले पब्लिकेशन था बड़ा फेमस। तो किताब तो आपके पास किसी भी राइटर की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये जरूर है कि धीरे धीरे समय के साथ में एग्जाम के पैटर्न में बहुत तेजी के साथ काफी अच्छे से बदलाव देखे गए हैं। अगर आप 2015, 16, 17 की बात कर रहे होते हैं तो आप उस टाइम के लोगों से अगर पूछेंगे तो नॉर्मली राजपूत की किताब को रट लो, सवाल रट्टा मार लो, तब भी एग्जाम पास हो जाया करते थे, क्योंकि पेपर जो फ्रेम होता था वो ऑब्जेक्टिव किताब से ही बना करते थे। बीच में एक ट्रेंड आया कि भाई यूथ वालों की ये किताब से रट्टा मार लो, कभी प्रीवियस ईयर के सवालों को रट लो। तो इस तरह का समय समय पर चलते रहे। लेकिन वर्तमान में एग्जाम को पास अगर करना है तो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनर डायरेक्ट किताब से लेता नहीं है। वर्तमान में यदि आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कम भी कर दें लेकिन आपके लॉजिक अच्छे हैं तो तब भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, उनमें से मुश्किल से ही किसी किताब से कोई ही सवाल उठाता है आजकल। भले ही वो यूनिट भी पूछेगा रेजिस्टेंस की, लेकिन उसका लिखने का तरीका बड़ा, जो बोलते हैं ना ड्रास्टिकली, या बड़ा अच्छे से
डिजाइन होगा, थोड़ा मुश्किल से वे में पूछेगा। पहले टाइम ये था कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, आज अगर वो पूछ रहा है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो आज वो 4 लाइनों का सवाल लिख के पूछ रहा है। तो वर्तमान में एग्जाम का जो पैटर्न है वो काफी चेंज हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव किताब उतने मायने नहीं रखते, मायने रखते हैं कि जिस चीज को आपने पढ़ा है क्या उससे रिलेट करके आप क्वेश्चन को लगा सकते हो या नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सब्जेक्ट की कहानी अगर मैं आपको सुनाऊं तो देखो, अगर कॉन्सेप्ट वाइज खेल अगर एग्जामिनर खेलने के मूड में आएगा टेक्निकल में, तो बच्चों तुम्हें क्या लग रहा है कि यूटिलाइजेशन में एग्जामिनर कुछ कॉन्सेप्ट वाइज लड़ाई कर लेगा? क्या करेगा? वहां कुछ ऐसा तूफान लाने वाला एग्जामिनर नहीं है। एग्जामिनर का माइंड सेट है कि यूटिलाइजेशन में सिलेबस से बाहर जाऊंगा तब भी दिक्कत है, और सिलेबस की जो चीजें हैं वो बहुत लिमिटेड है और रटने वाली है, याद रखने वाली है। वेल्डिंग में कहाँ से बेचारा फॉर्मूला बनाएगा? एक वेल्डिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ाई जाती है, तो वो उस वाले वेल्डिंग के सवालों को थोड़ा ना डालेगा, यहाँ तो वो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछेगा। भाई लोगों, अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट की लड़ाई ये मेजरमेंट में कर पाएगा, तो वहां भी संभव नहीं है। कॉन्सेप्ट वाइज अगर सबसे ज्यादा कुछ फाइट की संभावना होती है तो वो होती है इलेक्ट्रिकल मशीन में। कि पावर सिस्टम का जो सिलेबस है बच्चों वो बड़ा है, नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा है, लेकिन पावर सिस्टम में जेई लेवल पर वो बहुत ही डिटेल्ड में या कुछ नई चीजों को घुमा फिराकर सेट करके नहीं दे सकता। लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन में इसके मन की बात है, वो फैराडे के नियम को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से पूछ सकता है। वो लेंज के नियम को जहां चाहे, अब तक बच्चे ने रट्टा मारा लेंज के नियम का, लेकिन उसके मूड की बात है, वो लेंज के नियम को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से पूछ सकता है आपसे, डायग्राम देकर पूछा जा सकता है। अब तक बच्चों ने इंडक्टेंस को रटा है, लेकिन वो इंडक्टेंस को जैसे चाहे सर्किट देकर, कॉइल देकर वैसे पूछ सकता है, सोलेनॉइड देकर कैसे भी पूछ सकता है। तो कॉन्सेप्ट वाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर सब्जेक्ट है तो वो इलेक्ट्रिकल मशीन है, और दूसरे नंबर पर ये बेसिक है, और थर्ड वन इज पावर सिस्टम। बाकी तीन में ही है जितनी भी कलाकारी है, बाकी ज्यादातर सब्जेक्ट में फिर रट्टा मार वाली चीजें हैं कि रटना है, स्टेटमेंट पढ़ना है और टिक लगाना है। फिर एक है, 2-3 ऐसे टॉपिक है जिन पर एग्जामिनर का लास्ट 2025 में 24 में ज्यादा फोकस रहा है, और जितने मैंने पेपर को रिव्यू किया तो उनमें 2-3 टॉपिक में, एक तो रिन्यूएबल पे बहुत ज्यादा फोकस है इसका, दूसरा सेकंड ये सीटी पीटी के बड़े अच्छे सवाल फ्रेम कर पाया है। पिछले कुछ दिनों में सवाल आए हैं इनसे ज्यादातर कि सीटी और पीटी के सवालों को पूछ रहा है। ये 2-3 ऐसे टॉपिक हैं। पावर सिस्टम में इसका जैसे सर्किट ब्रेकर के न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा कम गया है, लेकिन टाइप्स वाले क्वेश्चन पर या जो प्रोटेक्शन वाली चीजें उन पे उसका फोकस ज्यादा रहा है। तो चलिए जी, आज से जो मुहूर्त है भाई, ये करते हैं हम बेसिक इलेक्ट्रिकल का। यार ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा प्रैक्टिस वाला है, क्योंकि मैं अगर आपको भाई 5 सवाल बता दिए तो 50 घर जाके करने पड़ेंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट को ये दिमाग में जरूर रख लेना, अपने नोटबुक में लिख लेना भाई लोगों, कि जिस दिन ये सब्जेक्ट एग्जामिनर के रिमांड पे चढ़ा उस दिन 25-30 सवाल से पहले नहीं रुका एग्जामिनर यहाँ। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये तो बेसिक इलेक्ट्रिकल नहीं आया इस बार। भाई इन्हें बच्चों को पता ही नहीं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के सवाल ही थे। अरे इस सब्जेक्ट को छोड़ के ये बता दो फिर मशीन पावर मेजरमेंट ये पढ़ोगे कैसे? तो बेसिक इलेक्ट्रिकल तो सब जगह है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो जो मैं आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट में चीजें बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें जिस पर टाइम देना पड़ेगा। जैसे थोड़ा सा केसीएल वाली कॉन्सेप्ट पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए रेजोनेंस से, तो रेजोनेंस पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। 3 फेज सिस्टम, स्टार और डेल्टा, अब लाइन और फेज में तो सबने पढ़ लिया, लेकिन स्टार और डेल्टा के अलग तरीके के सवाल बन रहे वर्तमान में। जैसे
जनरेटर बना दिया 3 फेज, जहां इंडक्टर लगा दिया और लोड इसी पर कनेक्ट कर दिया जो कैपेसिटर वाला लगा दिया। तो इस तरह के घुमाने वाले जो सवाल है इन्हें तभी कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा। तो वैसे सिलेबस का जो हिस्सा होते हैं भाई लोगों, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली ये किताबों में 4-5 छोटे मोटे ना चैप्टर में तोड़ के देकर रखता है। जैसे रेजिस्टेंस अलग दे देगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी अलग दे देगा, सोर्सेस अलग दे देगा, वर्क पावर एनर्जी अलग दे देगा। हमने सबको यहाँ मिला लिया है और ये पढ़ने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं भाई। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद है जी केसीएल और केवीएल। इसके बाद यहां पर आते हैं जी नेटवर्क थ्योरम। भाई अगर मैंने रिवीजन लगवा दिया, मैंने ट्रिक बता दी, तो घर पे जाओ पहले आसान सवालों को करो। नहीं आ रहा है अपने दोस्त से पूछो, फिर नहीं आ रहा है मेरे से पूछो, लेकिन चीजों को छोड़ना मत। फिर यहां पर है जी पूरा का पूरा एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस में 3-4 अलग अलग चीजें हैं जिन्हें हम तोड़कर पढ़ते हैं बच्चों। एक होता है फंडामेंटल ऑफ एसी। एक हमारे पास में होता है एसी सर्किट एनालिसिस। बच्चों एक हमें पढ़ना है यहां रेजोनेंस, और एक पढ़ना है हमें 3 फेज सिस्टम। फंडामेंटल ऑफ एसी, एसी सर्किट एनालिसिस, रेजोनेंस एंड 3 फेज सिस्टम। ये वो चीजें हैं जो बेसिकली सिलेबस का हिस्सा होती है बच्चों। कुछ ऐसी चीजें भी है जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन आपको करके जानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि एसएससी ने अगर फोकस नहीं किया या आरआरबी ने फोकस नहीं किया तो ये बाकी जगह नहीं पूछता। देखो जी इसी में लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। लास्ट टाइम आरआरबी ने सवाल दिया, बच्चे ऑब्जेक्शन लगाने के लिए पीछे भागे कि लाप्लास तो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अगर कहीं पर ट्रांजेंट लिख दिया तो ऑटोमेटिकली लाप्लास आ गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको बेसिक पता होना चाहिए, और वैसे भी ये बेटा कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़ना पड़ता है। तो जब कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो डायरेक्टली कंट्रोल सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है आरआरबी में या आपका एसएससी में, लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। कंट्रोल सिस्टम का जो पहला चैप्टर होता है ट्रांसफर फंक्शन, उससे कई बार छोटे मोटे सवाल दे देता है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फिर जरूरी हो जाता है। इसी के साथ साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक को लगभग 70% इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में ही खत्म कर लेते हैं, जैसे पोटेंशियल करंट ये। लेकिन जैसे कैपेसिटर के रिलेट करते हुए थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, या इलेक्ट्रिकल फील्ड, डाइपोल, ये सारी चीजें। अब इलेक्ट्रिकल मशीन अगर पढ़नी है तो भाई लोगों इलेक्ट्रिकल मशीन बिना मैग्नेटिज्म के आप पढ़ नहीं सकते। इलेक्ट्रिकल मशीन का पहला चैप्टर आप समझ सकते हैं कि ये मैग्नेटिज्म है, और जी थोड़ा सा टाइम इसमें जरूर देंगे 2 पोर्ट नेटवर्क जी, क्योंकि बाकी एग्जाम में ये थोड़ा बहुत कुछ दे देगा। तो 2 पोर्ट नेटवर्क जी, भले ही इनमें थोड़ा सा टाइम कम लगता है, और मैग्नेटिज्म यहाँ सीखते हैं तो मशीन का काम। तो मैग्नेटिज्म मैंने कहा मंडे से मैं पैरेलली लेकर चलूंगा, इलेक्ट्रिकल मशीन और बेसिक, एक क्लास इसकी दूंगा और एक क्लास यहां से शुरू करूंगा मैग्नेटिज्म की दूंगा। ये ज्यादा जरूरी है, ये थोड़ा सा कम जरूरी है, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते इनको भी भाई लोगों। न्यूमेरिकल की बात करो तो 2 पोर्ट नेटवर्क पे भाई न्यूमेरिकल ही बनता है, छोटा मोटा जो बनता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डायरेक्टली फॉर्मूला बनने के चांसेस रहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर से रिलेट करते हुए थ्योरी के सवाल बन जाते हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। यहाँ भी मैग्नेटिज्म में इंडक्टर के
न्यूमेरिकल आए हैं जब 3 इंडक्टर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तब एसएससी में ऑलरेडी आया है। चलिए फिर भाई लोगों स्टार्ट करते हैं जी बेसिक कॉन्सेप्ट जी। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में डायग्राम थोड़ा लिमिटेड ही रखने हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को अवेयरनेस है, ज्यादातर 10th तक की जो चीजें हैं शुरुआत में वही होती है। भाई ये चाय है? कभी नए बच्चे सोचेंगे गुरुजी सुबह सुबह लगा लेते हैं, चाय है जी। तुम्हारी क्लास लेने से पहले ऑलरेडी मैं क्लास लेके आया हूँ। मैं तो वहीं लेता हूँ, उसका मैसेज आ गया वो तो मुझे, नहीं तो मेरे दिमाग में नहीं था। मेरे दिमाग में था कि यहीं से लेनी मुझे क्लास। तो फिर जब उसने लिखा मुझे कि सर ऑफलाइन में आना है क्या, तब मैंने लिखा हाँ आना है। चलो जी थोड़ा सा यहाँ पर एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है। हिंदी विंदी में जिसमें किसी शब्द में दिक्कत होती है पूछ लेना। वैसे बच्चों के थॉट्स के अनुसार खुद को परिवर्तित जरूर करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल में मेरे पढ़ाने में तुम्हें हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी भाषा तुम्हें आसानी से समझ आती है, और यहाँ उतनी ज़्यादा थियोरिटिकली, उतनी ज़्यादा थ्योरी में हम लोग बातचीत करेंगे भी नहीं, क्योंकि जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं उन पर हम लोग ज़्यादा फोकस करके चलेंगे कि भाई यहाँ पर सवाल आने का चांसेस है। देखो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि ये आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी बेटा पढ़ते हो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों सबसे पहले तो जो एटॉमिक थ्योरी ये दी थी, देखो जी जॉन डाल्टन साहब ने, ये सबको खबर है। फिर अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, बोलते रहो जरा यार, तो जे थॉमसन। इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा बच्चों को। प्रोटॉन किसने? गोल्ड स्टीन साहब ने की थी ये, हाँ जी, कैनाल रेज के रूप में। इन पे नहीं आते सवाल, ये तो मैं वैसे ही लिखवा रहा हूँ। और जो नेम है ये दिया था जी रदरफोर्ड साहब ने। जो न्यूक्लियस है ये किया था जी हाँ रदरफोर्ड ने। और जो न्यूट्रॉन है ये किया था जी हाँ चैडविक ने। तो ये तो सबको खबर है। ये तो ऐसे ही आपके मोटिवेशन के लिए कि हाँ हमें कुछ आती है चीजें, लिखा दी मैंने। ये जमाने चले गए जब ये आते थे पेपर में। शुरुआत यहीं से थी। देखो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1131 किलोग्राम। ये थोड़ा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम आ जाएगा हमारा। और जो चार्ज है -1.6 इंटू 10 के और माइनस के 19 कूलम जी। अगर प्रोटॉन की बात करो तो प्रोटॉन का जो मास है 10 के और -20 किलोग्राम जी, और चार्ज 1.6 10 की पावर -19 कूलम।
न्यूट्रॉन, देखो जी, न्यूट्रॉन नो चार्ज और मास 1.67 ही दोनों का बराबर ही है अप्रॉक्स। ये जी एलिमेंट्री चार्ज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर जो चार्ज है बेटा वो बराबर है, तो एलिमेंट्री जो चार्ज है उसे हमने मैग्नीट्यूड वाइज ई लिख के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 लिख लिया। तो चार्ज जब भी किसी बॉडी पर हम देखेंगे तो भाई लोगों इसी के मल्टीपल में देखने को मिलता है। तो एलिमेंट्री चार्ज ये लिख दीजिए हमने 1.6 इंटू 10 के माइनस के 19 गुलाम जी। देखो यहां से थोड़ा बहुत अगर कुछ संभावनाएं बनती है तो वो मास में आ सकती है, और ये भी थोड़ा बहुत स्टेटमेंट में घुमा घुमू सकता है और कुछ नहीं। जैसे मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये मेरे पास न्यूट्रॉन के लिए दे दिया यार भाई, और ये प्रोटॉन के लिए है। तो हमारे बच्चे सवाल पढ़ते ही नहीं कि पूछ क्या रहा है यार, ये हमेशा 1 आता है या अप्रोक्स टू 1 आता है। की पॉइंट क्या है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। अगर तुम सवाल को अच्छे से पढ़ोगे ना तो 5 नंबर अपने आप से बढ़ेंगे तुम्हारे। यहां जैसे प्रोटॉन की बात करोगे और इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो ये होता है 1837 अप्रोक्स बेटा लिखने लग जाएंगे हम 1840। ये जरूर देख लेना कि ये प्रोटॉन बटे इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है या इलेक्ट्रॉन बटे प्रोटॉन पूछ रहा है। ठीक है, तो सबको खबर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी चार्ज। चार्ज बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज का मतलब होता है कि ये किसी भी पदार्थ का एक वह गुण होता है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक फोर्स का अनुभव करता है। तो चार्ज के लिए एक डेफिनेशन मैं छोटी सी लिख देता हूं। इट इज ए property of material it experience a force when placed in electric field and magnetic field। बस थोड़ा थोड़ा यहां से अब इलेक्ट्रिकल के जो सवाल आए हैं उनकी शुरुआत हो जाती है भाई। देखो चार्ज को बेटा हम दो तरीके से लिखेंगे यार। एक चार्ज होता है स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक मतलब बेटा स्थैतिक, जो नहीं घूम रहा है बेचारा। एक होता है मूविंग चार्ज। जैसे एक बॉल ले लो, तो एक बॉल आपने हाथ में ऐसे पकड़ ली तो वो स्टैटिक पोजीशन है, और अगर बॉल आपने घुमाने शुरू कर दी, जैसे आप स्टाइल नहीं मारते बॉल को ऐसे घुमाते हो, तो वो मूविंग चार्ज है। तो जब जब भी स्टैटिक चार्ज होगा तो स्टैटिक चार्ज के कारण आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैंने आपको शुरू में ही कहा ये चीज कि डायरेक्टली ये चीज पेपर में आ जाए ये मुश्किल है आजकल, लेकिन स्टेटमेंट डाल देगा 3-4 और इनमें से पूछेगा आपको स्टैटिक चार्ज किसके लिए जिम्मेदार है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। और जो मूविंग चार्ज होगा, मूविंग चार्ज अब इलेक्ट्रिकल फील्ड तो होगा ही बेचारा,
मूविंग चार्ज के लिए भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड तो है ही है, लेकिन अलग से मूविंग चार्ज के लिए क्या देखने को मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड जी, मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टैटिक चार्ज, अगर आपसे पूछा जाए स्टैटिक चार्ज, तो आप कहना स्टैटिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा जी। और अगर मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। बच्चों चार्ज के लिए जो दो नाम दिए थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये जो दो नाम दिए थे, ये दो नाम दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और चार्ज के बीच, दो चार्ज के बीच जो फोर्स है, जो चार्ज के बीच में फोर्स है, उसे एक्सप्लेन किया था कूलाम्ब जी ने। तो जो नाम थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, और जो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाया था वो बताया था जी कूलाम्ब ने। यहां तक तो कोई दिक्कत ना है, नॉर्मल चीजें हैं, याद है सबके? चलो जी, देखो सुन, जैसे हम चार्ज की बात करेंगे तो आपको कुछ चीजें बता दूं यहीं से। आपके पास में एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में ये अलग अलग कुछ कक्षाएं होती है जिनको आप ऑर्बिट बोल रहे हो जी। अलग अलग सेल बनी होती है। तो सबसे आउटर, क्योंकि इसकी जरूरत थोड़ा हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पड़ती है, जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग कहने वाले हैं जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जब भी कभी हम कुछ सोर्स ऑफ ईएमएफ लागू करेंगे, तो सोर्स ऑफ ईएमएफ का मतलब आप समझेंगे जैसे कोई बैटरी वगैरह हम लगाते हैं। तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब टूटेगा तो यही कहलाएगा जी फ्री इलेक्ट्रॉन। बच्चों जैसे ही हमारे पास में कोई भी कंडक्टर है, ये हमने कोई भी कंडक्टर ले लिया जी, मुझे तो लगता है नोट्स वोट्स बनाने की इच्छा होगी लिख लेना, नहीं तो पीडीएफ से भी रिवाइज करते रहोगे तब भी बहुत है। किसी की इच्छा होगी कि मुझे तो नोट्स बनाने हैं तो लिख लेना, अदरवाइज पीडीएफ से पढ़ोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आजकल पढ़ने का ट्रेंड भिन्न है। तो जैसे कोई भी कंडक्टर है जी, इस कंडक्टर में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं और E हमें पता है एलिमेंट्री चार्ज है, तो Q बराबर में NE। वैसे तो AD भी होता है, लेकिन हमारा काम इससे चल जाएगा। इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन थ्योरम के नाम से जानते हैं, Q बराबर NE। लेकिन देखो ये सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड दे देता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो भी पूछा जाए। Q बराबर NE यहां से सिद्ध ये हो जाता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हमेशा E के मल्टीपल में होगा। तो अगर बच्चों हम लोग ये कहने लग जाए कि 1 कूलाम्ब के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ जी, तो 1 कूलाम्ब के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 पॉइंट इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये अगर क्वांटाइजेशन थ्योरी की आप बात करोगे
क्वांटाइजेशन अगर थ्योरम की आप बात करते हो तो बच्चों यही लिखा जाता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि आपने यहाँ अगर तुम लिख रहे हो ना कि सर हमने तो एन ई लिखा है, ठीक है, लेकिन एन का जो मान है ये जरूर दिमाग में रखना कि एन का मान प्लस माइनस या तो 1 हो सकता है। प्लस और माइनस का मतलब होगा कि हमने ई लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी एलिमेंट्री चार्ज, तो यार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बराबर है, लेकिन दोनों पे चार्ज इक्वल और अपोजिट है। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछता तो माइनस थोड़ा ना निकालेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब प्लस कंसिडर कर लेते हैं। अब देखो जी एन बराबर में यहां प्लस माइनस 2, अब ये लिखते चलते हो एन का मान जी। और कई जगह पर जब क्वांटाइजेशन थ्योरम आप लिखते हो, अगर ये प्लस माइनस ना दे के रखे, इनका कोई रोल नहीं है वैसे, तो अगर एक्यूरेट आप लिखेंगे, ये किसके लिए जी, फॉर कैलकुलेशन, अगर एक्यूरेट आप प्लस माइनस के साथ जा रहे हो तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई रख लोगे। तो अगर ये दोनों ऑप्शन में दे रहा है, वैसे तो नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर दे रहा है तो हमारे लिए कौन सा करेक्ट है, प्लस माइनस एन ई। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन आ गई हमारे। देखो बच्चों चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी देखो जी, नंबर 1, चार्ज कंजर्व, चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी पर चार्ज ना क्रिएट हो सकता ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता। तो शॉर्ट में लिख देता, नॉट क्रिएट डिस्ट्रॉय। दूसरा चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन कभी भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होगा। follows the quantization theorem। Charge always exists in a multiple of elementary charge। जो चार्ज होगा वो हमेशा एलिमेंट्री चार्ज के मल्टीपल में आना है। मेन जो प्रॉपर्टी है ये दे दिया। देखो यार इलेक्ट्रॉन टूटेंगे भी और किसी बॉडी पे जाएंगे भी, तो ट्रांसफरेबल का मतलब ये है कि अगर ये कोई ए बॉडी है, ये बी है, अगर ए बॉडी से टूटकर बी पर गए, ये इलेक्ट्रॉन टूटे भाई और बेटा ये बी पर चले गए, तो जो बॉडी ए होगी ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज। जिस पे इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे वो नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज को अटेन करता रहेगा जी।
कॉमन चीजें यहां तक तो एक ही चीज पढ़ी, Q बराबर NE, एक ही सिंगल फॉर्मूला पढ़ा है। हमने ये भी जान लिया कि भाई प्रॉपर्टी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब देखो कूलाम का नियम बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे तो समय खराब नहीं करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, मैंने कहा कि अब थोड़ा थोड़ा हम ऑब्जेक्टिव की तरफ चलना शुरू कर रहे हैं। देखिए इसी से जो नेक्स्ट टॉपिक होता है ये होता है करंट, जैसे आप बोलते हो यार धारा। अरे यहां तक कोई ऐसा लिखने विखने में या समझने में कोई दिक्कत है क्या? याद है कॉमन चीजें हैं, बस ठीक है। ये चीजें ये है ना कि अभी तो आसान ही आएंगी, और अगर लगातार ऐसे टच में रहोगे तो सारी चीजें आसान लगनी है। जिस दिन रिदम और मोमेंटम टूटा या गैप हुआ उस दिन लगेगा कि कहां से शुरू हुआ है। ये मानकर चलना है कि इलेक्ट्रिकल का मतलब एक तरीके से ये जस्ट लाइक ए सेमीफाइनल मैच ही है कि एक दिन हारे तो बाहर, फाइनल में एक दिन हारे तो बाहर। यार इंडिया तो हारेगा नहीं, जीत जाएगा, न्यूजीलैंड को हरा देगा इंडिया। कल मैच का लुत्फ उठाना तुम वर्ल्ड कप के। तो ये कुछ ऐसी ही कहानी है कि जिस दिन लीग से हम हटे उस दिन मामला गलत। आप ये मानकर चलो कि चाहे मशीन हो या कुछ हो, जितना आप कंटिन्यू स्टडी करोगे उतना आपकी रिदम बनी रहेगी। और ये क्लासरूम का माहौल ऐसा है कि जब तक आप इस एनर्जी के आसपास में हो तब तक आप डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते दोस्त। और जिस दिन लगे कि रूम पे बैठ के पढ़ाई कर रहे जी, हम तो बहुत जबरदस्त पढ़ रहे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा रूम पे बैठ के पढ़ते पढ़ते कब तुम एक ऐसे डिमोटिवेशन वाले फेज में चले जाते हो कि जहां से बाहर आना मुश्किल होता है। बच्चे बोलते हैं ना कि ऑफलाइन में सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि आप इस क्लासरूम में बैठकर आपके दिमाग में जो खुरापाती चल रही होती है वो शांत हो जाती है। आपके दिमाग में जो अलग अलग तरीके से थॉट्स आ रहे होते हैं वो कंट्रोल्ड रहते हैं। आप यहाँ आते हो, टीचर के साथ में बात करते हो, मेरे साथ में आपका कम्युनिकेशन होता है, आपके साथ बातचीत होती है, आपका जो डर होता है फेल होने वाला डर वो कहीं ना कहीं दूर होता है। आपको मोटिवेट अगर होना है तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी है अपनी क्लास में आइए। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ क्लासेज नहीं है तो फिर भी अपनी एकेडमी में घूमते फिरते रहे, आगे दोस्त से बात कर ली ताकि थोड़ा रिलैक्स महसूस हो, हल्का महसूस हो। और डरने डरने की तो क्या ही बात है, जीवन में क्या है, नहीं कुछ करोगे यूट्यूब पे वीडियो बनाना, लोगों को गालियां देना, फेमस हो जाओगे, चुनाव लड़ना, तो तुम तो पगलो बहुत अच्छे फेज में हो लाइफ में। छोटू बेटा आज लेट हो गया, ठीक है, आज तो मैं भी थोड़ा सा लेट क्लास करी स्टार्ट। चलो जी करंट को समझते हैं, यहां से आते हैं बढ़िया बढ़िया सवाल। देखो यार ये एक स्केलर क्वांटिटी ही है, स्केलर और वेक्टर समझते हो ना भाई? हाँ ये फिजिक्स में सीखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं, और वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो जो करंट होता है देखो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। क्या कहा बच्चों हमने? फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट जी। यार भाई लोगों I इज इक्वल टू Q बाई टी, क्या लिख दिया? अच्छा dQ बाई dt भी पढ़ते हो ना? एक्चुअली वो करंट नहीं, इंस्टेंटेनियस करंट, जब हम पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जानना चाहते हैं। तो भाई लोगों यहां से हमें मिला कूलाम पर सेकेंड, I इज इक्वल टू Q बाई टी। और हमें पता है यार कि इसकी SI यूनिट, यार हम तो ये पढ़ते आए हैं, तो एम्पियर बराबर में हमें यही तो दिखेगा, कूलाम पर सेकेंड। अब देखो मैंने अभी एक पेपर बनाया भाई लोगों, मैंने आरआरबी के जो नए टेस्ट सीरीज थी उसमें कुछ सवाल डाले। मैंने कहा निम्न में से
गलत स्टेटमेंट के चयन करिए। तो जब मैं बेसिक के सवालों में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया तो मैंने क्या लिखा, एम्पियर बराबर कूलाम पर, मैंने मिली सेकेंड लिख दिया। बेटा एम्पियर बराबर, अब करेंगे बच्चे गड़बड़, एम्पियर बराबर कूलाम पर मिली सेकेंड नहीं है। क्या लिखा है जी, कूलाम पर, जिस प्रकार टेस्ला बराबर वेबर पर मीटर स्क्वायर है ना, वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर थोड़ा ना टेस्ला होगा। तो ये छोटे छोटे चीजों के बड़ा इंपॉर्टेंस है वर्तमान में भाई। अब देखो जी, एक और होता है हमारे पास में जिसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। देखो इंस्टेंटेनियस करंट, ये भी करंट ही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है कि इसे बेचारे को हीन भावना से देखो। इसका मतलब होता है तात्क्षणिक धारा, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है कि 2 सेकंड में बताइए, 4 पर बताइए, तो यहां पर हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। तो भाई लोगों, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी कूलाम पर सेकंड। जी, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। इसमें क्या है दोस्त, इसमें किसी पर्टिकुलर टाइम पर पूछ रहा है। दूसरी चीज, अब इसी को लेकर चलेंगे। मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा आपसे कि फ्लो ऑफ चार्ज, ये नॉन टेक थोड़ा ही है, ये टेक्निकल है बेटा। तुम्हें नींद में भी ना रमन सर ही आए तो बात है। फ्लो ऑफ चार्ज, जरा इस सवाल का आंसर करेंगे। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड, ऑप्शन, हाँ डेफिनेटली ऑप्शन लिखने तो दो। ऑप्शन ए करंट, ऑप्शन बी आर्क, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन ए और सी देख लो, डी नन ऑफ दीज। लो बेटा एग्जामिनर इससे ज्यादा थोड़ा फंसा सकता है, बताना उत्तर। आंसर नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज बोल रहे हो तो आप इसका मुझे कारण बताओ क्या है, हैं? हाँ फ्लो, तो इंस्टेंटेनियस थोड़ा ही है, इंस्टेंटेनियस तो रेट ऑफ चेंज ऑफ था। अच्छा करंट, यहां तो अब तक आज तक तो तुम यही सीखते आए हो ना, दोनों ऑप्शन ए और सी। भाई क्लास थोड़ा सा लेट में अपडेट होगी आपकी, मतलब अपडेट जो रिकॉर्डिंग जाएगी, जो मैंने ऑफलाइन से लगाया, बिट्टू भाई थे नहीं और मैंने रिकॉर्ड करी नहीं, देखो ये तो बाद में प्रोसेस होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्त आप लोगों को एक बात बता दूं, इसका आंसर होता है सी। इसका आंसर है सी। एक्चुअली जो आप अब इलेक्ट्रिकल वाले हो, अब तुम्हारे लिए जहां करंट लिखा मतलब इलेक्ट्रिक करंट है। ये जो जितने भी आप पढ़ रहे हो ना ताम झाम, ये सब इलेक्ट्रिक करंट है। नॉर्मली करंट कहीं अलग अलग वे में पढ़ते हो, क्यों? जल धाराएं नहीं पढ़ी? इंग्लिश में क्या लिखते हैं? करंट, ओशियन करंट नहीं, यही तो पढ़ते हो। बेंगुलाई करंट कहाँ, मतलब पढ़ते हो ये गर्म जल धाराएं। तो बेटा करंट का मतलब ये होता है कि जब चार्ज किसी भी माध्यम से बहे,
वो नॉर्मली करंट होता है। और जब भी कभी ये चार्ज एयर के थ्रू बहे तो ये आग होती है, जिसे आप आर्क बोलोगे सर्किट ब्रेकर में। और जब ये चार्ज कंडक्टर के थ्रू बहता है तो ये इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब जैसे हम इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो जो ये करंट होता भी है, हमने पहले ही लिख दिया यार, ये फ्री, अभी हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही जाना है। अदरवाइज ये वाला जो करंट, इसे भी हम दो अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, एक ड्रिफ्ट और एक डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके, लेकिन यहां तो हमें जरूरत नहीं है अभी। चलिए जी, आई इज इक्वल टू, जब बच्चों एक कंडक्टर बनाया हमने, भाई क्या है कि थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं बेटा, तो इसलिए थोड़ा गति अच्छी रखेंगे। अगर कहीं पर आसान चीजें आएंगी तो थोड़ा गति बढ़ जाएगी, मुश्किल आएंगे थोड़ा घट जाएगी बस। ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में ये पृष्ठ क्षेत्रफल है जी ए, इसे लिख देते हैं हम क्रॉस सेक्शन एरिया। चलो ये मैं एल लिख लेता हूं, एल मीटर, इसमें मैंने लंबाई लिख दी। वैसे इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट होती है, लेकिन हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट पूरे ही तार में हमने ले लिए। तो एल मीटर लिख दिया जी। इसमें करंट हम लिखेंगे बच्चों एन ई ए वी डी। जो वी डी है ये है जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब टूटना, टूटा और बह गया। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूरे इलेक्ट्रिकल में कहीं भी लिखोगे, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आएगा ये कहां से बनेगा भाई, ड्यू टू ईएमएफ। ये ईएमएफ वगैरह ना आगे अभी आएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। तो जब भी मैं कभी ड्रिफ्ट लिखूंगा तो ड्रिफ्ट का मतलब होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण और ईएमएफ के कारण। यानी जब तक आप, एक कोई भी वायर है, अभी बैटरी निकाल दूं, बैटरी क्या दे रही है इसमें, सोर्स ऑफ ईएमएफ। अगर हमने ये ईएमएफ लगाई इसमें, ये जो बैटरी दिख रही है ये सोर्स ऑफ ईएमएफ यही तो दे रही है, इसको निकाल दिया मतलब ईएमएफ नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टूटेंगे नहीं बेचारे। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो भी दिखेंगे आपको, तो इनमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसके कारण आती है, ईएमएफ के कारण जी। एन यहां पर वही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ई वही सेम अपना एलिमेंट्री चार्ज ले रखा है। अब बेटा इस पे अब न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन जिस हिसाब से एसएससी का इस बार दिमाग खराब हुआ है न्यूमेरिकल देने में और कैलकुलेटिव चीजें दी है, तभी तो मेरिट एकदम नीचे आई है। तो दे सकता है जी छोटी मोटी चीजें। भाई लोगों यहीं से आगे चलते हैं जी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। करंट स्केलर होता है और करंट डेंसिटी, बेटा क्लास तो 7 बजे है, 8 बजे बैठो बैठो। करंट डेंसिटी भाई लोगों ये रहेगा वेक्टर क्वांटिटी जी।
करंट डेंसिटी जो देखने को मिलता है वो मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी। करंट बोलना जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। J बराबर में I बाई ए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर जी। देखो जहां जहां भी वेक्टर होगा ना, अगर मैं भूल भी जाऊं तो वेक्टर का मतलब होता है, देखो जैसे मैं J लिख रहा हूं तो इसके ऊपर ऐसा तीर, ये वेक्टर होगा। और जब हम AC पढ़ेंगे दोस्त तो एक होता है फेजर। तो जैसे मैं AC में करंट की बात करूं तो इसके ऊपर ये बार लगता है, इसका मतलब होता है फेजर। तो यहां मिल गया हमें J बराबर I बाई ए। अब I का वैल्यू रखा हमने, तो J बराबर में NE, ए से कैंसिल कर दूं तो क्या मिल गया बच्चों में VD। अब बहुत सारे बच्चे यहां भी गड़बड़ करते हैं कि ओवर थिंकिंग भी खतरनाक है। ये ऐसे जालिम है कि NEA VD बटे ए है, तो ए से ए काट दिया, तो इन्हें लगा के क्षेत्रफल तो कैंसिल हो गया, अब तो मात्रक एम्पियर बन गया। तो मात्रक रहेगा ना, इसको मत बदल दियो, ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ही रहना है भाई। तो ये तो फॉर्मूला चेंज हुआ है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर जी। तो J बराबर NE, ए बस कट जाएगा VD। VD क्या है बेटा? ड्रिफ्ट वेग, हिंदी में अप्रवाह वेग बोलते हैं इसे। अब देखो जो सिग्मा हमारे पास में होगा, ये होती है भाई लोगों कंडक्टिविटी, चालकता बोलेंगे इसे, मात्रक वगैरह अभी बताने वाला हूं मैं। और E ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों J बराबर में सिग्मा E, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ES में 2 बार टकराया है। अब जेई में नॉर्मल सवाल है, ये ओम्स लॉ बना वेक्टर फॉर्म में या पॉइंट फॉर्म में जी। देखो आपने J बराबर सिग्मा E लिखा है, थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाओ, J बराबर सिग्मा E, थोड़ा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। अगर रो हमारे पास में रेजिस्टिविटी है, या जिसे आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे हो, बेसिकली ओम मीटर ना, तो हमें खबर है कि देखो जी जो सिग्मा है वो 1/रो है जी। तो भाई लोगों 1/, जैसे मात्रक लिखोगे 1/ ओम मीटर, या फिर ओम इनवर्स, अच्छा ओम इनवर्स मतलब मोह हो सकता है, तो मोह मीटर इनवर्स, सीमेन मीटर, ये सब लिख सकते हो यार। मतलब ये देख लेना कि क्या रूप है, सीमेन अपॉन में मीटर। J बराबर में क्या सिखाया अभी? I बाई ए 1/रो। भाई रेजिस्टेंस का मात्रक ओम क्यों दिया? रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी दी किसी भी कंडक्टर के लिए, उसे तलाशा किसने था? ओम साहब ने। पहले कंडक्टर पे करंट नॉर्मली फ्लो करा दिया भाई, उसके बाद में प्रॉपर्टी की तलाश हुई है। हाँ यार कुछ तो है जो इसका विरोध कर रहा था। अच्छा जो ई इलेक्ट्रिकल फील्ड है बच्चों, इसका मान होता है V/L। L इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ तार की लंबाई L ले रखी है, यानी वोल्ट पर
मीटर जी। अब यहां लगा दिया हमने V बटे L, V बटे आई रो L अपॉन ए। ठीक है जी। तो ये आगे कुछ ऐसी एक प्रॉपर्टी है यार कि ये जो भाग है ये कभी चेंज नहीं हो रहा, वो जैसा था वैसे ही रहा। यानी कुल मिला के जो V अपॉन आई था वो एक कांस्टेंट नंबर था, तभी ओम के नियम में V बटे आई ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ में आगे यही पढ़ना है हमें कि V बटे आई स्थिर या I बटे V कांस्टेंट, ये रेशियो कभी नहीं बदलना। तो इसी को भाई लोगों हम एक कांस्टेंट लेकर क्या R बराबर रो L अपॉन, तो किन्होंने बताया था, तो इसलिए मात्रक क्या पड़ा जी, ओम। तो R बराबर रो L अपॉन ए, यानी कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ये ओम के नियम से ही सिद्ध हो गया। चलो जी, करंट डेंसिटी का हिसाब किताब ये बराबर हो गया भाई। तो J बराबर सिग्मा E तक, यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है भाई। देखो बच्चों, यहां एक छोटी चीज और है यार, पोटेंशियल, विभव जो बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल सीखोगे तभी पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे। तो ये दोनों एक जैसी है। एंड ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अब देखो, जैसे हमने बेसिक पोटेंशियल यानी विभव की बात की, तो बेटा ये होता है वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to at any point in electric field is called potential। बेसिक परिभाषा ये, यानी कि अनंत पर स्थित, मैं बता देता हूं, इसका मतलब होता है अनंत पर स्थित धनात्मक इकाई आवेश को इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य पोटेंशियल यानी कि विभव कहलाता है। V बराबर में वर्क डन अपॉन में चार्ज, यानी जूल पर कूलम्ब जी। भाई ऐसा ही मात्रक तो वोल्ट है, ये स्केलर है भाई। तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम्ब जी। ये तो नॉर्मली पोटेंशियल है जी। अब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ भाई, पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क डन टू फ्लो चार्ज वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ए और बी कुछ ले लिया, यहां पर क्या था, इनफाइनाइट से किसी एक बिंदु तक, तो वहां रेफरेंस क्या था, एक इनफाइनाइट था। यहां क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसे ले जाने में जो काम हुआ है वो कहलाता है जी पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन
टू फ्लो चार्ज, ऐसे लिख देते हैं, फ्रॉम 1.2 अनदर पॉइंट, ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये लिख दिया जी पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मात्रक भी क्या रहता है जी, वोल्ट। और जो करंट होता है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉइंट टू लोअर पोटेंशियल पॉइंट जी। भाई जो धारा होती है वो हमेशा ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर भागेगी। देखो बच्चों, जो करंट आप लिखोगे, करंट आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में जिन पॉइंट के बीच में डिफरेंस हम लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, उस पाथ का प्रतिरोध कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो धारा बहेगी, अन्यथा नहीं बहती। अब बात करते जैसे इलेक्ट्रॉन के बहने की। देखो यार, दो शब्द है यहां भी। अच्छा, एक बैटरी ले लिया आपने, एक पॉजिटिव सिरा ये है और नेगेटिव ये है, और भाई यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव से ये लैंप का सिंबल है। देखो, एक होता है कन्वेंशनल करंट और एक होता है एक्चुअल करंट। तो इसमें भाई लोगों, जो कन्वेंशनल करंट है, जो हमने लिया आई, कन्वेंशनल करंट, मैंने कहा ना कि पढ़ तो मशीन में तो हमने बड़ी गहराई में पढ़ ली चीजें या बेसिक में, लेकिन यहाँ जो छोटी चीज है उसको छोड़ दे तो तब भी गलत है। कन्वेंशनल करंट वायर में कैसे गया है जी? हाँ, पॉजिटिव टू निगेटिव की ओर, किस में बच्चों? वायर में। या पॉजिटिव मीन्स हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मीन्स लोअर पोटेंशियल, है ठीक है जी। और ये जो ये डायरेक्शन है यार, ये ले रखी है इलेक्ट्रॉन के बहने की, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है यही एक्चुअल करंट की डायरेक्शन भी है। तो अगर लिखेगी एक्चुअल करंट की डायरेक्शन क्या है, तो एक्चुअल करंट हमेशा उस डायरेक्शन में चल रहा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, चार्ज फ्लो तो वही। लेकिन जो कन्वेंशनल करंट है, जिसके अकॉर्डिंग पूरी इलेक्ट्रिकल हमने स्टडी करी, डिजाइन करी, वो हमने क्या लिया है? पॉजिटिव से नेगेटिव जी। तो अगर आपको दिया जाए कि आई एक्चुअल सेम डायरेक्शन एज इलेक्ट्रॉन, तो ये किस तरफ लेंगे हम? नेगेटिव टू पॉजिटिव, किस में दोस्त? ये वायर में। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट जीरो है। अगर कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इट मींस करंट जीरो है। अब देखो,
न्यूमेरिकल में बच्चे कई जगह पर उन्हें कुछ दिक्कत आती है, तो इस चीज को थोड़ा समझिएगा। जैसे आपने ये रेजिस्टेंस बनाया दोस्त, अब इस रजिस्टर के अक्रॉस में ये 10 वोल्ट दे दिया, तो देखो रियली में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द टर्मिनल, मान लिया पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, अकॉर्डिंग टू द साइन, तो कितना आना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस? 10 आना चाहिए। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि इस सिरे पर 10 वोल्ट और इस सिरे पर 0 वोल्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी ईएमएफ, जिसे बोलते हो इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, जिसे कहा जाता है जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। नाम से पता चल रहा है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यार अगर मैं मान लिया बॉल कर रहा हूं, तो बॉल कुछ एक मैकेनिकली ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, इसे एक जगह से दूसरी जगह फेंकने के लिए कुछ तो एक बल लगाना पड़ा ना, लेकिन ये मैकेनिकल फॉर्म थी। सेम इसी तरीके से किसी भी वायर में चार्ज को फ्लो कराने के लिए कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर फोर्स की जो रूप है वो मैकेनिकल नहीं है, यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स था। तो ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इट इज द एनर्जी, it is the energy gives to each coulomb of charge to flow one point to other। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को भगाने के लिए, भेजने के लिए जो ऊर्जा दी है उसको हमने क्या कहा? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मात्रक क्या है जी? वोल्ट। ये लिख लो कि रेस्पॉन्सिबल टू फ्लो द करंट इन ए कंडक्टर, responsible to flow the current in a, चलो बच्चों अब एक सवाल का जवाब देना आप, सिंपली चीज पूछ रहा हूं आपसे। एक वायर में क्या कभी ईएमएफ के बिना, कोई भी एक रजिस्टर है, अच्छा जैसे ये है, क्या इस रजिस्टर में या किसी भी लोड में ईएमएफ के बिना पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर सकता है क्या? सवाल सुनिएगा, क्या ईएमएफ के बिना पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नो। दूसरा स्टेटमेंट सुनिएगा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस के बिना ईएमएफ एग्जिस्ट कर सकता है क्या? दोनों में अंदर समझ आया? नंबर वन, पहली चीज मैं सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे, एक सवाल ऐसे ही ऐसे लिख दिया मजाक में, तो हिंदी में मैंने कि क्या कभी ईएमएफ के बिना, भाई ये मैं वैसे ही लिख रहा हिंदी में, कभी तुम कहो गुरुजी ने तो हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, कि क्या कभी ईएमएफ के बिना पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, ये बताओ। दूसरा ये है कि क्या कभी पोटेंशियल डिफरेंस के बिना ईएमएफ एग्जिस्ट करता है?
बोलो। अब यस और नो? हाँ भाई, ये बताएगा वरुण। अब ये मत बोलना ये तो मुझे नहीं पढ़ाया था जी। क्या करेगा दोनों? बोलो। नहीं, बिल्कुल सही बात है, नहीं। मतलब करता है जी, ऐसे लिख लेते हैं और क्या। पीडी के बिना ईएमएफ एग्जिस्ट करता है? यस, करता है। अब फिर ये बात है कि योगेश भाई, योगेंद्र को कहां छोड़ दिया? रिश्तारा, रिश्तारा उसकी भी शादी हो रही, तो बहुत पीछे रह गया फिर। तो बेटा घर में वैसे ही मत ले जाना कि लो मम्मी पापा आशीर्वाद दे दो, अब इधर तो लेके भी मत आ जाना लो गुरुजी आप ही आशीर्वाद दो। आजकल बच्चे नौकरी लेना ले, लेकिन लो गुरुजी आपकी बहू आशीर्वाद दो। छोटू बेटा तो नाबालिग है, भी बता रहा हूं, सुधर जा। क्या कभी आपने सोचा है कि ईएमएफ और पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, प्रैक्टिकली तौर पे समझाता हूं, देखो। जनरेटर जनरेटर वोल्टेज सोर्स सब तो पड़े होते हैं यार। ये इंटरनल है और ये लोड है, ठीक है। तो पगलो ये कहलाता है ईएमएफ। तो जो ईएमएफ होता है ना, ये इंटरनल वोल्टेज भी यही है, और इसी को पगलो आप ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हो। और इस लोड पर अब ये टर्मिनल ए और बी, इसके क्रॉस जो ये वी, ये कहता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो लोड ना भी हो, आंतरिक तो है ही ना, लेकिन खुद ये सोचो अगर ये नहीं है तो ये कहां से आएगा? दोस्त यहीं से हमें समझ आता है भाई, आइडल सिचुएशन एग्जामिनर दे तो ठीक है, और प्रैक्टिकली है आइडल तो कुछ है नहीं वैसे। तो भाई आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो वोल्टेज होती है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, ये हमेशा ईएमएफ से या ओपन सर्किट वोल्टेज से कम होता है जब भी कोई लोड वोड ऐसे जुड़ता है, ठीक है भाई। दूसरी चीज, नो लोड, नो लोड की सिचुएशन में भाई V और E ये बराबर दिखती है, तो तब जाके ऊपर वाले स्टेटमेंट लिखे। समझ गए कि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर था? यही तो वोल्टेज सोर्स, इसी को तो बनाओगे बेचारे को आप। ये RIN इसमें कुछ अलग थोड़ा ही है, यही तो लिखा है इंटरनल
इंटरनल रेजिस्टेंस यही तो है। चलो आज बस इतना ही पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं। ये मंडे से रहना तैयार। क्लास का टाइम क्या है? मॉर्निंग 5 AM। क्या क्या लेकर आना है? एक तो छोटी मोटी डायरी ले लो, और इंडिविजुअली चेक करूंगा मैं, ऐसा नहीं कि लाए या नहीं लाए, एक एक के पास आके 5 7 10 मिनट उसी चीज में दूंगा। और जब जाओगे तब भी, वैसे तो मैं यही हूं, मान लिया अगर कहीं बीच में मुझे जाना जुना भी पड़ जाए तो तब भी हर एक बच्चे जाने से पहले फोटो जरूर भेजेगा डायरी का कि कहा क्या पढ़ा है, क्या काम हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, मंडे को इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल की नोटबुक जो आपने डिटेल में पढ़ी है सब बच्चे लेकर आएंगे, नोट्स वोट जो भी आपने बनाए हैं। दूसरा, मैथ्स की किताब लेकर आएंगे, गणित की। थर्ड वन, रीजनिंग की किताब लेकर आओगे। काम दूंगा ना मैं। तो ये 3 चीजें मंडे को आपको लेकर आनी है, और कोई भी जो भी ऑब्जेक्टिव किताब हो, जो भी आपने कभी खरीदी वरीदी हो, वो ये 4 चीजें अपने बैग में लेकर आएंगे मंडे मॉर्निंग। कितने बजे? 5 AM। और तुम में से पुराने हो नए हो, जो मुझे 5 बजे नहीं दिखेगा और मुझे बाद में फंसा, तो चाहे रोड पे फंसे या खोखे पे फंसे, ठीक है, तुड़ाई वही करूंगा। क्योंकि मुझे इसमें, इसी फील्ड में बुढ़ा तो होना नहीं है कि मैं अपना 70 साल अगर जिया तो तब भी यही पढ़ा रहा हूं। मैं तो अपना 3 4 साल और पढ़ा के मैं छोड़ दूंगा। तो मेरा अभी ये तो है नहीं कि मेरे लिए कोई, ये मेरी कोई नस दबी भी भाई कि ना तुम्हें कूट नहीं सकता, तुम कभी केस कर दो, मुकदमा कर दो, और वीडियो बना के डालूंगा जिसमें दम है तुम कर लो। कहने का मतलब ये है कि 3 4 महीने जम के पढ़ लो। और मेरा भी कोई व्यक्तिगत लोभ लालच तो तुमसे है नहीं। कितने सिलेक्शन होते हैं बताओ, कौन मुझे तनख्वाह देने आ रहा है भाई? बच्चों की इच्छा होती है भाई, कोई बेचारा धन्यवाद बोल दे तो ठीक है, और नहीं भी बोले तो भी ठीक है। कोई तनख्वाह में बंटवारा थोड़ा ही होता है किसी की। तो जीवन किसका बन रहा है बताओ? मजे कौन कर रहा है? आप लोग, जिनके सिलेक्शन हो गए वही लोग, और फ्यूचर फिर आप लोग। एक चीज और बता दूं, देखो, आपकी एकेडमी के कोई भी ऐसे फ्रॉडबाजी नहीं चलती सिलेक्शन में। बच्चे खुद ही बताते रहते कि ये है नहीं है सिलेक्शन। मैं देखो एक बात बताता हूं, इस पर मैं वीडियो भी दूंगा। इन फ्रॉड लोगों से बचे रहना है। जिन लोगों के भी नंबर अच्छे आए रेलवे वगैरह में, ऑनलाइन वाले भी, इनसे बचे रहना। ये इनके तो खुद के तो होते नहीं है इनके सिलेक्शन, तो ये इधर उधर से समेटने की प्रयास करते हैं। ये PW वाले देखो क्या लिख रहे हैं कि अपने मैसेज, जो ग्रुप ग्रुप बना रखा है ना बच्चों को पागल बनाने का, अपनी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनो, इंजीनियर्स वाला के साथ अपना रिजल्ट शेयर करो और फ्री एक्सेस लो SSC JEE CBT 2 कोर्स का। फिर मैंने ये फॉर्म ओपन करके देखा बच्चों, तो इस फॉर्म में कह रहा है कि आप PW के स्टूडेंट है या नहीं है। तो नहीं वालों को भी इकट्ठे कर रहे हैं, बाद में बैनर लगा दे रहे। इसके पास बढ़िया ना मास्टर ना कुछ, अपना यही चल रहा है। तो ऐसे लोगों से रहना सावधान। जिनका CBT 1 में बढ़िया नंबर है, ऑनलाइन वाले सुन लो, कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है। पता चले पास होते होते फेल हो गए, भाई जो चीजें पढ़ी और उल्टी सीधी पढ़ा दी कि उनके मास्टर ने तो Z बराबर में 3+J4, R का मान 1/3 लिखा दिया। मैंने वीडियो शेयर करी थी बच्चों को कि देखो क्या चल रहा है, 1/3 लिखा दिया। 1/4 B का मान लिखा के आगे बढ़ गए। तो इनके चंगुल में फंसना नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। बाकी मंडे मुलाकात होगी आपसे। बढ़िया रहो, अपना मस्त रहो, शानदार रहो और जबरदस्त रहो।
ये फाइल वाइल मैं अभी अपलोड कर दूंगा भाई लोगों को।